तो दोस्तों एक्शन और रिएक्शन में दिक्कत क्या है इस डेफिनेशन में, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इस डेफिनेशन में दिक्कत क्या होती है वो मैं ये बताता हूँ। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, दोनों बॉक्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हैं और आपस में कोलाइड कर जाते हैं, दोनों आपस में टकरा जाते हैं। तो टकराने के बाद में इनमें किस प्रकार से एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लगते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले मान लीजिए कि पहले ये बॉक्स आके इससे टकराया, तो क्या हुआ, इसका एक्शन फोर्स, इसको हम लोग देखो ए से हमने एक्शन माना है और आर से हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक, तो ए से जो हमारा A1 एक्शन फोर्स लगा 2 पर, ठीक है, उसके एवज में सेकंड वाला जो बॉक्स है उसने R1 रिएक्शन फोर्स लगाया। अच्छा, ये R1 रिएक्शन फोर्स तो लगाया, लेकिन 1 को लगा कि यार ये तो एक्शन दे रहा है, माने कि ये एक्शन फोर्स है किसके लिए, 1 के लिए, जो कि 2 उस पर लगा रहा है। 1 को ये समझ में नहीं आएगा कि ये रिएक्शन फोर्स है, उसके लिए तो वो आने वाला फोर्स हुआ, तो माने एक्शन ही फोर्स हुआ ना। तो इसलिए इसको क्या समझा, 1 वाले ने समझा कि ये A2 आ रहा है भैया, ये R1 नहीं है, ये A2 आ रहा है। तो अच्छा, अब A2 आ रहा है, बोले तुम एक्शन लगाओगे तो हम भी रिएक्शन देंगे, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, बताया ना। तो इसने बोला तुम एक्शन दोगे हमें, हम तुम्हें रिएक्शन देंगे। तो इसने क्या करा, इसने R2 भेज दिया इधर से, इसने R2 लगा दिया। अब इसने R2 लगाया, लेकिन अब 2 वाले ने क्या समझा कि तुम एक्शन लगा रहे हो, तो उसने समझा कि ये R2 नहीं है, तो A2 आ रहा है। वो तो एक्शन लगा के भूल गया, उसको क्या मालूम कि ना रिएक्शन आ रहा है। तो उसने बोला ये A2 आ रहा है, तो उसने फिर रिएक्शन लगा दिया यहाँ पे R2 ने। अच्छा, फिर R2 ने रिएक्शन लगाया, तो फिर इसको लगा कि यार ये तो A3 लगा रहा है, माने फिर एक्शन फोर्स लगा रहा है। तो इसने क्या समझा 1 वाले ने कि जो सेकंड वाला है वो R2 नहीं लगा रहा, वो तो A3 लगा रहा है। तो A3 लगा रहा है, तो इसने बोला यार मैं ठीक है, तुम A3 लगाओगे, हम R3 लगाएंगे, रिएक्शन 3। तो इसने रिएक्शन 3 लगा दिया। रिएक्शन 3 लगाया तो इसने समझा कि यार ये तो एक्शन लगा रहा है। तो इसने समझा 2 वाले ने कि 1 वाला इस पे एक्शन 4 लगा रहा है, तो उसने बोला तुम एक्शन 4 लगाओगे तो हम रिएक्शन 4 लगा देंगे। ये रिएक्शन 4 लगा दिया उसने। इसने रिएक्शन 4 लगाया तो इसने समझा कि यार ये तो एक्शन लगा रहा है, माने एक्शन 5 लगा रहा है ये। तो इसने एक्शन 5 समझा उसको, इसने बोला तुम मुझे एक्शन 5 लगाओगे, हम तुम्हें रिएक्शन 5 लगाएंगे। तो रिएक्शन 5 लगा दिया उसने, R5। तुमने इसने रिएक्शन 5 लगाया 1 वाले ने 2 पर, तो इसने समझा 2 वाले ने कि एक्शन 6 लगा रहा है, इसने बोला तुम हमें एक्शन 6 लगाओगे, हम तुम्हें रिएक्शन 6 लगा देंगे। तो इसने रिएक्शन 6 लगा दिया। इसने रिएक्शन 6 तो लगाया, लेकिन अब इसने क्या समझा कि ये एक्शन 7 लगा रहा है, तो इसने फिर इसके लिए रिएक्शन 7 लगाया। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर एक्शन रिएक्शन वाली डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देन दिस चेन विल नेवर एंड। ये चेन कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि सामने वाली बॉडी को लगेगा कि ये रिएक्शन नहीं है तो एक्शन आ रहा है, तो वो उसके लिए फिर रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, जैसा कि इस केस में हो रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इनफाइनाइट फोर्सेस हो जाएंगे। तो एक्शन रिएक्शन की परिभाषा इसीलिए फेल हो जाती है, सेम इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कभी एक्शन रिएक्शन खत्म नहीं होने वाले, ये तो हमेशा लगते रहेंगे ना, हर एक्शन के लिए रिएक्शन, फिर रिएक्शन को वो एक्शन समझेगा, फिर रिएक्शन लगा देगा, सब चलती रहेगी चेन। तो इनफाइनाइट फोर्सेस हो जाएंगे, इसलिए ये डेफिनेशन जो है फेल हो जाती है। इसलिए बाद में बुद्धिजीवियों ने इस डेफिनेशन को अपनाया कि फोर्सेज ऑलवेज ऑकर इन पेयर, कि भैया अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे फोर्स लगा देगा, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। फोर्स हमेशा पेयर्स में लगते हैं। इसने बोला पेयर में फोर्स हो गया, बस अब कहानी खत्म, अब कोई किसी फोर्स नहीं लगाएगा भैया, तुमने हमें चाटा मार लिया, हमने तुम्हें चाटा मार लिया, हिसाब बराबर, अब कोई किसी कुछ नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद एंड बोथ द फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, और दोनों जो फोर्सेस होंगे वो डिफरेंट बॉडीज पर लगेंगे। 1 ने फोर्स किस पे लगाया था, 2 पे लगाया था, 2 ने फोर्स 1 पे लगाया। ऐसा नहीं है कि मतलब है ना 1 ही पे फोर्स यहां से भी लग रहा है और यहां से भी लग रहा है, दोनों तरफ 1 पे नहीं लग रहा है, दोनों तरफ 2 पे नहीं लग रहा, 1 2 पे लगा रहा है और 2 1 पे लगा रहा है, माने दोनों पे इंडिविजुअली अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। और जैसा कि हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में और न्यूटन के सेकंड लॉ में भी हमने देखा था कि भाई फोर्स लगेगा तो सामने वाले का जो मोमेंटम है वो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स होता है, सेकंड लॉ में हमने बताया था। तो जैसे ही कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद जैसे ही ये लोग एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ये दोनों वापस से टकरा के दूर हो जाते हैं। अच्छा, टकराने में थोड़ा समय लगेगा भाई, समय क्यों लगेगा, हमें लगता है कि एकदम से टक्कर हुई और अलग हो गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी बॉडी दुनिया में इनकम्प्रेसिबल नहीं है। जब ये आपस में टकराते हैं तो थोड़ी सी ये जो बॉडीज होती हैं वो आपस में कंप्रेस करती है, जैसे ये बॉडीज है तो आपस में आके थोड़ा कंप्रेस करेगी फिर दूर जाएगी। तो ये जो कंप्रेशन में जो टाइम है ना, यही इनके कोलिजन का टाइम होता है, यही इनका वो टाइम होता है जिस टाइम में इनका मोमेंटम चेंज हो जाता है। अगर इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में था तो ये इस डायरेक्शन में भागने लगेगा दोबारा, तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया, और उसमें टाइम कितना लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा जितने टाइम ये लोग आपस में कांटेक्ट में रहे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम माने फिर भाई फोर्स लगा इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये सेकंड लॉ भी हमारा एक्सप्लेन यहां से हो गया। अच्छा, मैं इस बोर्ड पे भी आप लोगों को बता सकता हूं यहां से कि
किस प्रकार से जो है न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड होता है। देखिए अगर मैं इस बोर्ड पर ऐसे लिखने की कोशिश करूं, ऐसे बिल्कुल खड़ा, मैं खड़ा यहाँ पे मैं न्यूटन लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है, देखो यहाँ पे न्यूटन, देख रहे हो माने कितनी परेशानी आ रही लिखने में। लिख तो मैं ले रहा हूं लेकिन परेशानी आ रही है। लेकिन यहीं पे अगर मैं हाथ टिका के लिखना चाहूं तो हाथ टिका के अगर मैं लिखूंगा तो हाथ टिका के मैं फटफट लिख लूंगा, ठीक है। तो हाथ टिका के मैंने फटफट लिख लिया, ठीक है ना। और लिख लेता हूं मैं, ठीक। तो हाथ लिखा के मैंने क्या करा, फटफट लिख लिया। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे मैंने हाथ अगर अपना नहीं लगाया था तो यहाँ पे मैंने लिख तो लिया था लेकिन वो फ्लुएंसी नहीं आई थी, वो फोर्स नहीं लग रहा था। क्यों? यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं बोर्ड के कांटेक्ट में नहीं था मेरा हाथ, लेकिन जहाँ पे मैंने ये करा तो मेरा जो हाथ था वो बोर्ड के कांटेक्ट में हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेरा हाथ था वो बोर्ड के कांटेक्ट में आ गया। तो उस पर कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हुआ, कांटेक्ट में आने की वजह से जैसे मैंने इस पे ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ, ऐसे करके मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो ये मेरा एक्शन हो गया। तो बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने मेरे को आगे फेंका, ऐसा मेरे पे रिएक्शन फोर्स लगाया। तो उस रिएक्शन फोर्स की वजह से क्या हुआ, उस रिएक्शन फोर्स की वजह से जैसा मैंने आपको पिछले उसमें जैसे मैंने बताया था कि इसमें की मतलब जो है एक जो है मेरा वो बैलेंस कर देगा वेट को, मेरे जो हाथ का वेट है, ये जो ऐसा फोर्स लगेगा रिएक्शन फोर्स, तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो है वो मेरे वेट को बैलेंस कर देगा, हाथ के वेट को। और जो ये वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, वो क्या करेगा, मुझे आगे बढ़ाएगा। तो देखो मैं आगे बढ़ रहा था ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मैं आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों नहीं आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ मेरा कांटेक्ट नहीं था, मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, मैं कोई एक्शन नहीं लगा रहा था इस पर, बोर्ड पर तो कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा था। यहाँ पर मैंने एक्शन करा बोर्ड पे तो बोर्ड ने रिएक्शन दिया जिससे मैं आगे बढ़ा। और मेरे आगे बढ़ने का आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो यहाँ पे मैंने जो 1 2 3 ABCD लिखा था, यहाँ पे मैंने 1 2 3 ये लिखा तो वो मिटा नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ मेरा हाथ आगे बढ़ा था इसलिए जो मैंने यहाँ पे ABC लिखा था वो मिट गया। तो दरअसल क्या हुआ, मेरा इसका मतलब मेरा हाथ जो है वो आगे बढ़ा है ऐसे लिखने में कॉन्टेक्ट में। तो समझ में आया, इस प्रकार से भी हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ का यहाँ पे हम बैठे बैठे भी मतलब एक एग्जाम्पल सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक यार बहुत फेमस कंसेप्ट आता है, लोग बाग बोलते हैं कि मतलब आपने कभी जैसे गुस्सा आपको कभी आता है या बचपन में भी अब हम लोग जैसे करते हैं कई बार कि हम लोग क्या करते हैं, दीवार को धकाने की कोशिश करते हैं छोटे बच्चे, या कई बार क्या होता है कई लोग अपने एंगर मैनेजमेंट भी इस माध्यम से करते हैं। ये भी एक टेक्निक है एंगर मैनेजमेंट की, कि व्यक्ति क्या करता है अपना दीवार को धकाता है पूरी जान से। तो उससे भी उसका मतलब है ना, गुस्से में जब कोई व्यक्ति रहता है तो एंगर मैनेजमेंट के लिए भी ऐसा हम लोग करते हैं कि दीवार को पूरी ताकत से धकाते हैं। अच्छा, उसमें होता क्या है कि दीवार तो अपनी जगह से बिल्कुल किंचित मात्र भी नहीं हिलती, दीवार तो बिल्कुल नहीं हिलती, लेकिन हम जो है हमारे जो पैर हैं वो पीछे की तरफ खिसकते जाते हैं, माने हम पीछे होते जाते हैं, हम जितनी ताकत लगाते हैं उतना हम और पीछे होते जाते हैं, लेकिन दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कई बार सोच के लगता भी होगा यार कि ये दीवार तो साली दीवार जो है कभी हिलती नहीं है, हम लोग जो है हिलते रहते हैं। अच्छा, दिवाली के केस में नहीं, कोई आप अगर कोई और भारी चीज़ हो, कोई ट्रक हो, है ना, या कोई बड़ी कार हो, उसको भी आप धकाने की कोशिश करोगे तो कई बार आप पूरी ताकत लगा लेते हो लेकिन वो धकती नहीं है, वो आपसे धकाती नहीं है, उल्टा आप पीछे धकने लग जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? बल्कि नॉर्मल सी बात है कि अगर हम न्यूटन का थर्ड लॉ देखें तो जैसा जितना फोर्स आप इस पे लगा रहे हो उतना फोर्स वो आप पे लगा रही है, ठीक है ना। तो आपको तो ये बोलना चाहिए यार मैं इस पे इतना फोर्स लगा रहा हूँ, ये नहीं धक रही, तो ये भी मेरे पे तो उतना ही फोर्स लगा रही है, मैं काहे को पीछे धक रहा हूँ, है ना। ये सोचने वाली बात है, नॉर्मल सी बात है कि आप इस पे 100, जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल में यहाँ पर ये व्यक्ति जो है इस दीवार पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये दीवार भी इस पे 100 न्यूटन का लगा रही है। अब 100 न्यूटन से इस दीवार को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस 100 न्यूटन से ये व्यक्ति पीछे घसीटने लग गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं आपको ये बताता हूँ क्या होता है। कोई भारी चीज हो या दीवार हो, वो क्यों नहीं धकाती और आप क्यों पीछे धकने लग जाते हो? इसका मेन रीजन ये होता है कि देखो हम यहाँ स्टडी करें, हमें मालूम है कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन है, माने फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, माने एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। अगर फोर्स दिया है, मास दिया, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन माने चेंज इन वेलोसिटी, माने दोनों अभी रेस्ट पर थे तो दोनों में अगर मूवमेंट हो रहा है माने दोनों में एक्सेलरेशन हो रहा है भाई, ठीक है। तो अब देखो हमें दोनों केस में एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले अगर हमने इस व्यक्ति का जो मास है वो 50 kg मान लिया, तो 50 kg के इस व्यक्ति पे, अब देखो इसने 100 न्यूटन लगाया दीवार पे, तो दीवार ने भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। तो 100 न्यूटन का जब दीवार ने लगाया और 50 से हमने इसको डिवाइड करा, F अपॉन m लगाया हमने, तो एक्सेलरेशन हमारा निकल करके आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। लेकिन इन दैट केस जब दीवार का केस होगा, दीवार हमने मान ली 10,000 किलो की, 10,000 किलो की दीवार मान ली। अच्छा ध्यान रखें 10,000 किलो की दीवार तो है ही है, साथ ही में इसमें एडेसिव फोर्सेज हैं। कौन से फोर्सेज हैं? एडहेसिव फोर्सेज हैं। एडेसिव फोर्सेज माने
इसमें इसके जो आपस में जो ईंटें वीटें जो इसमें लगी होंगी दीवार में, उसमें बीच में जो सीमेंट लगी है, उससे इसके अंदर जुड़ाव है कई सारे वाले फोर्सेज जो एडेसिव फोर्सेज होते हैं, है ना। एडेसिव नहीं, उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्सेज जो हैं, आपस के जो फोर्सेज हैं वो इसमें लगे हुए हैं, और उनके द्वारा भी ये दीवार जो है बहुत स्ट्रांगली जो है मतलब इसका मोशन का वो अपोज करेगी। और फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही, फ्रिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होगा इसमें, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी जो है वो जो है इसका विरोध करेगी, ठीक है ना, इस मोशन का विरोध करेगी। ठीक, तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो, अगर इस केस में मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूँ, तो मान लीजिए अगर 100 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि उसके एडेसिव फोर्सेज और उसके फ्रिक्शन की वजह से वो 100 न्यूटन का फोर्स नहीं बचा, वो देखो 100 न्यूटन ये आ रहा था, और हमने ये माना कि दीवार जो है उसके ये एडेसिव और फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं, तो इस 100 को, ये मान लीजिए अगर ये पूरा टोटल 30 है, तो इस 100 को इस 30 में काट दिया, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स कितना बचा, 70 न्यूटन। ठीक है, तो इस 70 न्यूटन में भाई, ये जो 70 न्यूटन बचा, इस 70 न्यूटन फोर्स के नीचे में अगर मास लगा दूं 10,000 किलो, तो 10,000 किलो मास लगा दूं तो मेरा एक्सेलरेशन निकलता है 0.007 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.007 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बहुत ही छोटा है, ये लगभग जीरो है, ये लगभग इसको हम लोग जीरो बोल सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि दीवार नहीं हिलेगी। तो कोई भी भारी चीज़ है भाई, आप उस पर कितने ही फोर्स लगा लो, लेकिन वो इसलिए नहीं हिलती क्योंकि उनका मास काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से उनमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आता। ठीक है, तो सेकंड लॉ हमें काम आ गया, देखो यहाँ पर थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो खत्म होता है न्यूटन थर्ड लॉ का। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग पक्का जो है इसके जो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम सूडो फोर्सेज वाले कंसेप्ट को क्लियर करेंगे इसके अगले वीडियो में। और इस यहाँ के हमारे न्यूटन लॉ की सीरीज जो है यहाँ पर आकर खत्म होती है। अब मैं कोई नया टॉपिक जो है मैथमेटिक्स में या साइंस में कोई नया टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा। ठीक है ना, अभी पहले तो हम लोग ये वाला करेंगे इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला, उसके जो नेक्स्ट है हम लोग कोई नई सीरीज या कोई नया टॉपिक साइंस या मैथमेटिक्स में चालू करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसके अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके आसपास आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको आप पढ़ाइए, उनके साथ शेयर करिए, उनके साथ साझा करें आप वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद हैं उनकी आप मदद करें। ठीक है, तो और वीडियो अगर अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं प्लीज़। ठीक है, ओके, थैंक यू।